स्टूडेंट्स, अभी हमने टॉर्ट की डेफिनेशन को स्टडी किया है और टॉर्ट का बेसिक आइडिया ये है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। जिस तरह से सिविल और क्रिमिनल दो तरह के मैटर्स होते हैं, तो सिविल रॉन्ग हमने एक्सप्लेन किया कि वो रॉन्ग्स हैं, वो रॉन्ग डूइंग्स हैं, वो एक्शंस या ओमिशंस हैं जिसके कारण अगर किसी को कोई इंजरी होती है, कोई उसके राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो उसे डैमेजेस मिलेंगे। किसी तरह का पनिशमेंट का प्रावधान सिविल रॉन्ग में नहीं होता है। अब हम इसके नेचर को जानना चाहते हैं कि टॉर्ट का नेचर क्या है। एक्चुअली जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं या सब्जेक्ट के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वही उसकी नेचर की फॉर्मेशन करते हैं। रिपीटेडली हम डिफरेंट तरीके से दो तीन एस्पेक्ट्स को ही इस टॉर्ट में डिस्कस करते हैं, लेकिन चूंकि इसमें वैरायटी बहुत है, इसलिए जो देखने में लगता है बड़ा सिंपल है कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल, लेकिन उस एग्जाम्पल में कई लेयर्स हो सकती हैं जो कि इसको टॉर्ट बनाता भी है या टॉर्ट नहीं भी बना सकता है। तो अब हम इनिशियल स्टेज में हैं, तो अभी हम सिर्फ उन बातों को ध्यान करते हैं जो डेफिनेशन से निकल के आई हैं। जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी हैं, उन डेफिनेशन से दो तीन चीज़ें निकली हैं जिनके थ्रू हम इसके नेचर को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट can be studied by examining its key characteristics as under. Very first characteristic is civil wrong. It means they arise from disputes between individuals or entities rather than the state. This distinguishes them from criminal offenses which are considered wrong as a society as a whole. सिविल रॉन्ग कभी भी होता है, वो दो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में होता है, दो एंटिटीज़ के बीच में हो सकता है, दो कंपनियों के बीच में हो सकता है। लेकिन जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है, कोई क्रिमिनल अगर किसी ने एक्ट कमिट किया है, तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, वो स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है। इसे सिविल का जो मैटर होता है, उसमें जो पार्टीज़ होती हैं, उसमें एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है, और दोनों पार्टी कोर्ट को अप्रोच करती हैं। लेकिन कोई क्रिमिनल मैटर जब भी होगा, जब इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, वहाँ पर स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड होगा। तो वहाँ पर स्टेट लड़ता है एक्यूज़ के अगेंस्ट और एक्यूज़ को सज़ा दिलाने की कोशिश करता है। तो सिविल रॉन्ग में दो इंडिविजुअल्स के बीच में वो रॉन्ग है, और कोई क्रिमिनल एक्शन होता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, तो वो स्टेट के अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है। तो ये एक तो डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कि सिविल रॉन्ग होना ज़रूरी है अगर टॉर्ट का मैटर है तो। सेकेंडली, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। कल अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को भी हमने एक्सप्लेन किया, क्या लिखा है। दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन अवार्डेड टू द विक्टिम इज नॉट प्री डिटरमाइंड और फिक्स्ड, बट डिटरमाइंड बाय द कोर्ट based on the extent of harm suffered. This can include financial losses, pain, suffering, and emotional distress. That means when we say unliquidated damages, that means if some civil wrong is committed by person A against B, then B is the aggrieved party and a person who has committed the tort. If it is proved that the civil wrong is committed by A, then B become entitled to get unliquidated damages, and this unliquidated damages means something which is not predetermined, which is not fixed, or which cannot be calculated on the basis of some agreement between the parties, because if it is a case of agreement, then it will not be tort. So here it comes to the power, in the power of the courts to decide that what compensation can be given, because that will depend upon the quantum of problem or quantum of inconvenience caused, quantum of an injury caused to the aggrieved party. So that is depend upon what were the financial losses, what are the pains or what are the sufferings and emotional distress through which the person B has gone through due to the act of A. So सेकेंड एस्पेक्ट आया सिविल रॉन्ग के बाद में कि लिक्विडेटेड डैमेजेस जो हैं वो उसको दिए जा सकते हैं कोर्ट्स के थ्रू। थर्ड एस्पेक्ट है इसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब है, कल इस बात को हमने एक्सप्लेन किया टॉर्ट में, कि जब टॉर्ट कमिट होगा, इसका मतलब कोई लॉफुल एक्ट को, हमने किसी ऐसा एक्शन को जो कि लॉफुली मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया है, उसका वायलेशन किया है, तो यहाँ ब्रीच ऑफ ड्यूटी आता है। तो अगर मैं किसी लॉ का वायलेशन करता हूँ तो मैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता हूँ, चूँकि इट इज़ माई ड्यूटी टू फॉलो द लॉ।
So what it says, torts involve the infringement of private legal right. These rights may include personal right, such as the right to bodily integrity, reputation, as well as property rights. When someone's action violates these rights, they may be liable for a tort. So point is very clear and very simple. जब भी कभी किसी के द्वारा कोई ऐसा इन्फ्रिंजमेंट होता है, कोई ऐसा एक्ट होता है जो कि इन्फ्रिंज करता है किस चीज़ को, मेरे प्राइवेट लीगल राइट को। प्राइवेट लीगल राइट वो राइट्स हैं जो कि मुझे कानून ने दिए हैं, जिसमें कि जो 3 तरह की जनरली हम प्राइवेट लीगल राइट की बात करते हैं। एक तो मेरी बॉडी, यानी बॉडी को मेरी इंटीग्रिटी, बॉडी की सेफ्टी, ये मेरा राइट है कि ये सिक्योर रहनी चाहिए, सेफ़ रहनी चाहिए और कोई इसको इन्फ्रिंज ना करे, कोई इसको डैमेज ना करे। दूसरा, मेरी प्रॉपर्टी, जिस घर में मैं रहता हूँ या जो मेरी लैंड है या जो मेरे फार्म हाउस हैं या जो मेरी शॉप है, वो सब चीज़ें जो है वो मेरे राइट्स के अंदर आता है कि वो प्रोटेक्टेड रहे। और तीसरा होता है मेरी रेपुटेशन। रेपुटेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि बॉडी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जो कि मेरे राइट्स को, जो कि लीगल राइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये प्राइवेट लीगल राइट्स की कैटेगरी में आएंगे ये 3 एस्पेक्ट्स। तो अगर इनमें से किसी का ब्रीच हुआ है, यानी कि कल हमने इसको स्टडी किया था, उसमें देखा था कि अगर ट्रेसपासिंग हो रही है तो मेरी प्रॉपर्टी का ब्रीच हो रहा है, अगर कोई असॉल्ट कर रहा है या बैटरी कर रहा है तो मेरी बॉडी को वो डैमेज कर रहा है। और रेपुटेशन के केस के अंदर अगर डिफेमेशन का केस बनेगा कि जहाँ एक न्यूज़पेपर मेरे बारे में गलत छाप रहा है बिना वेरीफाई किए हुए फैक्ट्स को, इंटेंशनली उस काम को कर रहा है ताकि मेरी रेपुटेशन डाउन हो, तो ये तीनों ही एक्शंस जो हैं वो इस बात को प्रूव करते हैं कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी वहाँ पर कमिट हुआ है। इसके बाद आता है फोकस ऑन कॉम्पेंसेशन। जो टॉर्ट है, टॉर्ट का जो मेन फोकस है वो कॉम्पेंसेशन के ऊपर होता है कि कितना कॉम्पेंसेशन इसको मिल सकता है, क्योंकि इसके पहले हमने अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात की है और ये दोनों रिलेटेड ही एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इसका नेचर इस तरह का है कि इसमें केवल कॉम्पेंसेशन ही दिलाया जा सकता है। तो क्या कहते हैं कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉर्ट लॉ इज़ टू प्रोवाइड कॉम्पेंसेशन टू द विक्टिम फॉर हार्म दे हैव सफ़र्ड। दिस इज़ अचीव्ड थ्रू मॉनिटरी डैमेज। मॉनिटरी डैमेजेस के थ्रू भी उसको ये अचीव हो सकता है, मॉनिटरी फंड्स मिले कुछ कॉम्पेंसेशन के द्वारा उसे दिया जा सकता है। देन 5th पॉइंट इज़ लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ अनकोडिफाइड। आपको मालूम है इट इज़ अनकोडिफाइड, इट इज़ नॉट ए कोडिफाइड लॉ, इट इज़ नॉट रिटन इन शेप ऑफ some Bear Act, some sections and some sub clauses or clauses are not there, so it is not in that shape. So codified law means a law which is written in form of code like BNS, BNSS, Contract Act, then CPC etc. and tort do not have any Bear Act. इसका कोई Bear Act नहीं है। ये जुडिशरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने केस को समझते हुए, अपने विजडम को यूज़ करते हुए, ये जानते हुए कि कितना इसको इंजरी हुआ है, कितनी इसकी रेपुटेशन डैमेज हुई है और कितना इसकी बॉडी को इंजरी हुआ है या कितना इसकी प्रॉपर्टी को इंजरी हुआ है, इन सब एस्पेक्ट्स को लेते हुए उसको वो कॉम्पेंसेशन फिक्स करता है इस पर्टिकुलर तरह के केसों में। देन डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब टॉर्ट लॉ ऑल्सो सर्व एज डेटरेंट। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। डेटरेंट का मतलब कि वो एक आगाह करता है। अगर किसी ने कोई टॉर्ट कमिट किया है और उसको सज़ा हो जाती है, सज़ा का मतलब अगर उसे कॉम्पनसेशन 2 लाख रुपए देना पड़ता है, तो दूसरे लोग आगाह होंगे कि अगर इस तरह का मैंने कमिटमेंट किया कभी, या मैंने कोई ऐसा कमिट किया, ऑफेंस नहीं कहूँगा यहाँ, ऐसा कोई सिविल रॉन्ग किया, तो उसको भी वो पैसे देने पड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि बाय होल्डिंग इंडिविजुअल अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन इट डिस्करेजेस अदर्स फ्रॉम एंगेजिंग इन सिमिलर बिहेवियर दैट कुड हार्म अदर्स। वो उस तरह का बिहेवियर दूसरे के साथ नहीं करेगा, क्योंकि जब अकाउंटेबल किसी पड़ोसी को देख लिया है कि उसका क्या हश्र हुआ है और क्या उसको लॉसेस बियर करने पड़े, तो नेक्स्ट टाइम वो कभी भी ऐसा एक्शन किसी और के ऊपर नहीं करेगा। देन इवॉल्विंग नेचर। जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये इवॉल्विंग इन नेचर है। ये अंग्रेज़ों के टाइम से और उसके पहले से चला आ रहा है। ब्रिटिशर्स जब यहाँ रूल करते थे तो उनकी कंट्रीज़ में जो किंग वगैरह थे, तो वहाँ पर जिस तरह से टॉर्ट को इवॉल्व किया गया वहाँ की जुडिशरी ने, क्योंकि वहाँ कॉमन लॉ जो है उसके थ्रू टॉर्ट उनका इवॉल्व हुआ है, एज इट इज़ हमने उसे अडॉप्ट किया था। तो इवॉल्विंग नेचर क्या है कि टॉर्ट लॉ इज़ नॉट स्टैटिक, इट इवॉल्व्स ओवर टाइम
टू रिफ्लेक्ट सोसाइटल चेंजेस एंड वैल्यूज़। सोसाइटी में चेंजेस हो रही हैं, इन सोसाइटी में वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, उसके हिसाब से टॉर्ट के लॉ को भी चेंज किया गया है। ये इवॉल्विंग इन नेचर है। देन वेराइटी ऑफ टॉर्ट्स, आपने पढ़ा कि इट हैज़ मैनी वेराइटीज़ एंड ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ एलिमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स लाइक नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन एंड इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। ये हमने स्टडी किया हुआ है कि कई तरह के टॉर्ट्स होते हैं। देन फॉल्ट बेस्ड सिस्टम, it means that the person who caused the harm must have acted negligently, intentionally or recklessly in some way, except in case of strict liability for certain dangerous activities, certain inherently dangerous activities। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे तो फॉल्ट बेस्ड है, आपको इंटेंशनल होना चाहिए, आपकी नेग्लिजेंस होनी चाहिए वहाँ, और ऐसा प्रूव होना चाहिए कि जो कुछ भी आपने किया वो जानबूझकर किया है। लेकिन जहाँ पर हमारी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फिक्स होती है, यानी कि अगर मैंने ख़तरनाक कुत्ता पाला हुआ है और वो कुत्ता किसी भी सर्कमस्टेंस में किसी को, अगर चाहे वो सामने वाला जो बच्चा है वो खुद ही छेड़ रहा था उस कुत्ते को, उसके बाद भी लाइबिलिटी आपकी ही फिक्स होती है। क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको कुत्ते के मुंह पर जो कवर होता है वो लगा के जाना पड़ेगा ताकि वो किसी को काट ना पाए। तो अगर कैसी भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, उस केस में अगर वो किसी को हार्म करता है, या कोई घोड़ा पाला हुआ है किसी ने और वो घोड़ा थोड़ा सा, अगर चाहे वो शांत घोड़ा है चाहे वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो घोड़ा सड़क पर दौड़ने लगता है और किसी स्कूटर को, किसी और व्हीकल को डैमेज कर देता है, किसी को इंजरी पहुंचा देता है, तो ये 100% स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी, चाहे आपकी इंटेंशन थी चाहे नहीं थी, चाहे आपकी नेग्लिजेंस थी चाहे नहीं थी। दोनों ही केसों में तो केवल स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में फॉल्ट नहीं देखा जाता है, बाकी में फॉल्ट देखा जाता है कि इंटेंशन क्या थी उसकी, और रेगुलेशंस तो नहीं थी और नेग्लिजेंसी तो नहीं थी उसके पार्ट पर। देन नेक्स्ट इज़ बैलेंसिंग इंटरेस्ट। ये इंटरेस्टिंग है कि टॉर्ट लॉ ऑफन इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग competing interest. For example, it may need to balance the right to free speech against the right to reputation. इसको बैलेंसिंग एक्ट भी करना पड़ता है कई बार डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके। इफ़ समवन इज़ अब्यूजिंग अदर पर्सन, देन वन हैज़ टू सी दैट अप टू वट लेवल हिज राइट टू freedom to speech will protect that particular person, because there is a limit to everything. So if someone is abusing other person for no cause, if someone is abusing other, one cannot take shelter that it is my freedom to speech. So there is some sort of balancing act has to be done through this law. So these are the aspects which we want to cover under nature of tort. So what is the conclusion? If we say that, what is the conclusion of this particular discussion? The nature of tort, the nature of law of tort is multifaceted and dynamic. It is a crucial area of law that protects individuals from harm and provides remedies for those who have been civil wronged. तो एक बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लास्ट में दिया, मल्टीफेसेटेड है, डायनेमिक है, और ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को, और किसी तरह से अगर कोई सिविल रॉन्ग होता है तो उसको वो डैमेजेस दिलाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ टॉर्ट। नाउ जो हमने डिस्कशन किया है उसके बेस पर एक, क्योंकि टॉर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप देखिएगा डिफरेंट, जब मल्टीफेसेटेड हमने वर्ड इसमें यूज़ किया है, तो मल्टीफेसेटेड का मतलब है कि डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में ये टॉर्ट का डिफरेंट तरह से आप कहेंगे कि इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर हमें अब इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं इसके, हमने भी पढ़ा है, उसको हम सम अप कर देते हैं। एक तो सिविल रॉन्ग या रॉन्गफुल एक्ट ज़रूरी है, दूसरा लीगल डैमेज होना ज़रूरी है, और तीसरा लीगल रेमेडी। ये तीन एस्पेक्ट हैं। किसी ने सिविल रॉन्ग किया, उस सिविल रॉन्ग से दूसरे पर्सन का लीगल डैमेज हुआ। लीगल डैमेज का मतलब माई लीगल राइट, जो प्राइवेट लीगल राइट है वो मेरा डैमेज हो रहा है, तो एक लीगल डैमेज हुआ मुझे, और फिर उसके बाद में मुझे लीगल रेमेडी के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। ये तीन एस्पेक्ट्स इसमें आते हैं। तो पहले एस्पेक्ट में आता है कि सिविल रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट बाय डिफेंडेंट विच प्रिजुडिशियली अफेक्ट्स प्लेंटिफ इन सम लीगल राइट्स। दिस
प्रिजुडिशियसली का क्या मतलब है? प्रिजुडिस से बना है प्रिजुडिशियली। प्रिजुडिस का यूज़ कई जगह किया जाता है। अगर कोई जजमेंट किया जाता है जिसमें कि मेरे फैक्ट्स को नहीं कंसीडर किया गया है, तो मैं भी कहूँगा ये प्रिजुडिस है। तो प्रिजुडिस होने का वहाँ भी कहेंगे कि ये प्रिजुडिशली जजमेंट दिया गया है। यहाँ पर प्रिजुडिशली का मतलब है कि सम एक्शन ऑफ अदर्स जो कि मेरे राइट्स को हर्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है। तो ऐसे केस में जब डिफेंडेंट कोई ऐसी चीज़ करता है जो कि प्रिजुडिशली अफेक्ट्स प्लेंटिफ इन सम लीगल राइट्स, कि मेरे लीगल राइट को हर्ट कर रहा है, तो उस तरह के सिविल रॉन्ग को हम इसमें कंसिडर करते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट है लीगल डैमेज ड्यू टू सच रॉन्गफुल एक्ट ऑफ प्लेनेट। जो रॉन्गफुल एक्ट है उससे मुझे लीगल डैमेज हुआ है। लीगल डैमेज के बारे में बात हो रही थी कि जो मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, दैट इज़ लीगल डैमेज। एंड लास्ट है लीगल रेमेडी लाइक मॉनिटरी कॉम्पनसेशन और इंजंक्शन में बी ऑब्टेन इन एडिशन टू डैमेजेस। इंजंक्शन का मतलब क्या है? इंजंक्शन का मतलब है कि कोई व्यक्ति मेरी लैंड के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई बाउंड्री कर रहा है, या फिर वो बाउंड्री मेरे लैंड में आके कर रहा है, तो वहाँ पर मेरे को डैमेज तो को देगा ही देगा वो, कि मेरी लैंड में एक तरह से इंग्रेस हुआ, इस वहाँ पे ट्रेसपास किया और एक मेरे को मेंटल एगोनी दी और स्ट्रेस दिया, मुझे कोर्ट तक जाना पड़ा, तो वो डैमेज तो देगा। साथ में इसमें इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे, कि वहाँ पर उसके कंस्ट्रक्शन को पहला तो स्टे देगा कोर्ट, और इसके स्टे के बाद में ये भी हो सकता है कि वो उसको डिमोलिश करके और उसको पहले जैसी सिचुएशन में लाने का आदेश भी पार्टी को दे सुनने के बाद। तो इनिशियली तो वो उसे स्टे दे सकते हैं कोर्ट इमीडिएटली, तो उसमें इंजंक्शन भी मिल सकता है और साथ में डैमेजेस भी उसको देने पड़ेंगे। तो इस तरह से तीनों एस्पेक्ट आ रहे हैं कि रॉन्ग कमिट हुआ, इंजरी हुई मुझे, और मुझे डैमेजेस मिले। ये तीन एस्पेक्ट्स कोर्ट टॉर्ट के हैं। अब इसके अंदर ये जो समवन लीगल राइट है, इस लीगल राइट के बारे में कहना चाहते हैं कि इट इज़ नॉट सफिशिएंट दैट एक्ट कॉजेज हिम हार्म विदाउट ब्रेकिंग हिज लीगल राइट। ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति अपना जो एक्शन कर रहा है उससे मुझे हार्म तो हो रहा है, लेकिन मेरा कोई लीगल राइट डैमेज नहीं हो रहा है, मेरा कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे एक्शंस में टॉर्ट अप्लाई नहीं करेगा। एक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें मेरा लीगल राइट ही वायलेट होना चाहिए, भले मुझे एक्चुअल लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन लीगल राइट मेरा वायलेट हो रहा है, जो हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी हम इसको सिर्फ इस एंगल से समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में। एग्जांपल में क्या बताना चाहते हैं कि समटाइम्स एन एक्ट विच प्राइमा फेसी अपीयर्स टू बी इनोसेंट मे बिकम टॉर्शियस इफ़ इन्वेड्स द लीगल राइट ऑफ एनदर। यहाँ पर एक लीगल राइट का इम्पॉर्टेंट एक केस आता है इस एग्जांपल के साथ में। मेरा मकान है कहीं बना हुआ और वो 20 साल से उसके बगल वाला प्लॉट खाली है, मैं आराम से वहाँ पर रह रहा हूँ, और कह सकते हैं कि जो मेरी जो लाइट है वो सब मुझे पूरी मिलती है, हवा मुझे पूरी मिलती है, और 20 साल से मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं इतने लंबे पीरियड तक एंजॉय करता हूँ तो वो मेरा लीगल राइट बन जाता है। कल अगर वो मकान जो प्लॉट वाला है वो उस पे प्लॉट पे मकान खड़ा करता है, अपना स्ट्रक्चर बनाता है, और मेरे मकान से भी ऊपर ले जाता है, और जहाँ मेरी विंडो वगैरह है उस तरफ वो उसे ब्लॉक कर देता है, तो ऐसे केस में चूँकि मेरा लीगल राइट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अटेन हो चुका है, तो यहाँ उस तरह का कंस्ट्रक्शन करके वो इन्फ्रिंज कर रहा है उस पर्टिकुलर लीगल राइट को। तो यहाँ पर मेरे पास में लीगल रेमेडी है, मैं कोर्ट्स में जा सकता हूँ और यहाँ पर टॉर्ट के थ्रू ये रेमेडीज़ ले सकता हूँ, कॉम्पेंसेशन ले सकता हूँ, और इवन जो कंस्ट्रक्शन है उसको रुकवा भी सकता हूँ, क्योंकि वहाँ इंजंक्शन की बात आई थी कि किसी चीज़ को जो मुझे हर्ट कर सकती है आगे चल के, उसको मैं रुकवा भी सकता हूँ ऑन दिस बेसिस कि मैं एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम से यहाँ पर इंजॉय कर रहा था इसे। ये उसी तरह से है कि जैसे किसी गांव में पगडंडियाँ बन जाया करती थी और 20 साल 50 साल 100 साल से लोग उसी पगडंडी से चले जा रहे हैं, उस पगडंडी को कोई व्यक्ति ब्लॉक नहीं कर सकता है, हालांकि पगडंडी किसी की ज़मीन पे जा रही होती है। तो वो जो रूल है वही रूल यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, क्योंकि वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक लीगल राइट बन जाता है सबका। वहाँ पे इन जनरल बनता है, यहाँ प्राइवेट लीगल राइट है मेरा कि मेरे मकान में जो रोशनी आ रही है, जो हवा आ रही है, उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो क्या मतलब निकला? इफ़ ए पर्सन कंस्ट्रक्ट्स अपॉन वंस ओन लैंड विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द लाइट टू ए नेबर्स हाउस who for the last 20 years was enjoying the unobstructed light to his house, the neighbor has acquired the legal right to unobstructed access to light across that land.
यानी वो लीगल राइट उसे मिल गया है कि जो अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइट की एक्सेस उसके मकान को मिलनी चाहिए। देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग which substantially obstructs the light is an invasion of the right and so that only does damage but is unlawful or injurious। तो केवल वो डैमेज ही नहीं कर रहा है, वो अनलॉफुल भी हो गया, इंजूरियस भी हो गया। तो ये पर्टिकुलर केस कई इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर कोर्ट्स को जजमेंट देना पड़ता है। अब तो टेस्ट क्या हुआ इसका इसका मतलब है कि कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन को अगर फाइनली टेस्ट करना है हमें कि भाई ये एक्चुअल में टॉर्ट का मैटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर ही वही प्रिजुडिशियली अफेक्ट ऑन द लीगल राइट ऑफ द अनदर, यानी कि दूसरे के अगर लीगल राइट को वो हर्ट कर रहा है, कोर्ट को सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से उस फैक्ट्स को देखना होगा उस केस के कि क्या वाकई इसका लीगल राइट कोई हर्ट हो रहा है। क्योंकि 20 साल में मैंने एक लीगल राइट एक्वायर कर लिया है और इसके कंस्ट्रक्शन से वो लीगल राइट हर्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में कोर्ट एक रीज़नेबल डिसीजन दे सकती है, डैमेजेस दिला सकती है या कुछ पोर्शन को वो हटवा भी सकती है कि यहाँ से लीगल का एटलीस्ट इतनी हवा या पानी इसको मिलते रहना चाहिए। अब आता है लीगल राइट होता क्या है। अभी लीगल राइट को हमने डिस्कस किया, जहाँ पर हमने कहा कि वो राइट जो मेरे को, चाहे मेरी बॉडी का राइट है, चाहे मेरी प्रॉपर्टी का राइट है, चाहे मेरी रेपुटेशन का राइट है, वो मेरा लीगल राइट है। इसको प्रोटेक्ट करना, इसको ठीक रखना। हॉलैंड जो हुए हैं जूरिस्ट, उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी है। उनका कहना क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जो लीगल राइट है वो इस बात से निश्चित हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है कि अगर मैं किसी भी काम को सरकार के असिस्टेंस से या सरकार के दबाव से किसी दूसरे व्यक्ति के किसी काम को रुकवा सकूं, यानी कोई दूसरे व्यक्ति का कोई एक्शन है, उस एक्शन को मैं सरकार के पास जाऊं और बताऊं साहब ये एक्शन जो है ये रुक जाना चाहिए क्योंकि इससे मेरा ये राइट वायलेट हो रहा है या इससे मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, और सरकार उसमें असिस्ट कर दे, तो इसका मतलब वो मेरा लीगल राइट था। तो जो भी कोई एक्शन दूसरे व्यक्ति का मैं रुकवाने की क्षमता रखता हूँ, कैपेसिटी रखता हूँ, थ्रू द असिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, थ्रू द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट और थ्रू द असिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो पर्टिकुलर जो एक्शन है वो मेरा लीगल राइट है। तो इसको कैसे डिफाइन किया इन्होंने कहा है अ राइट इज़ ए कैपेसिटी रिजाइडिंग इन ए पर्सन ऑफ कंट्रोलिंग, जो हर व्यक्ति के अंदर रहती है, विद द एसेंट एंड असिस्टेंस ऑफ द स्टेट। स्टेट की एसेंट, उसकी कंसेंट भी है कि हाँ ये तुम्हारा राइट है, और उसकी असिस्टेंस से अगर मैं किसी पर्टिकुलर राइट को रखने की कैपेसिटी रखता हूँ, द एक्शन ऑफ द अदर, किसी दूसरे के एक्शन को अगर रुकवाने की कैपेसिटी है मेरे पास थ्रू द असिस्टेंस ऑफ स्टेट, इसका मतलब मेरा लीगल राइट है। तो लीगली मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डिमांड कर सकता हूँ। अब इसमें क्या चीज़ है, दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। प्राइवेट राइट क्या होता है? प्राइवेट राइट का मतलब होता है वो राइट जो कि सिर्फ मेरे को मिला हुआ है, जनता के पास नहीं है, जनता का वो राइट नहीं है, मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है, 30/50 का एक प्लॉट है, मेरे नाम रजिस्टर्ड है, मैंने उसमें मकान बनाया हुआ है, तो वो जो पर्टिकुलर प्लॉट है उस पे जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी का लेना देना इसमें नहीं है, वो सिर्फ मैं होल एब्सोल्यूट ओनर हूँ उसका। तो ऐसे राइट को हम कहते हैं प्राइवेट राइट, जो कि मेरे को बिलोंग करता है। एक होता है पब्लिक राइट। पब्लिक राइट का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल के पास वो पावर नहीं, वो जनरल सबके पास वो पावर है। जैसे पार्क है किसी लोकेलिटी में, उस पार्क में झूले लगे हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो उस रेजिडेंस से वहाँ का रहने वाला है, देश का रहने वाला है, वहाँ पर जाकर झूलों में बच्चों को खिला सकता है। हाँ, उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे डैमेज हो या उसे गलत तरह से इस्तेमाल ना करे। तो इसका मतलब है कि प्राइवेट राइट वो होता है जो कि मुझे बिलोंग करता है, और पब्लिक राइट वो होता है जो सब जनता के पास बिलोंग करता है। जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें सबको पब्लिक राइट होता है। तो इसकी जो लैंग्वेज है बस उसको आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट राइट इंक्लूड्स ऑल द राइट्स विच बिलोंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन टू द एक्सक्लूजन ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज। वर्ल्ड एट लार्ज अलग एक तरफ है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, वो सिर्फ मेरा राइट है उस पर्टिकुलर चीज़ पर, जिसमें कि लार्जली हम क्या कहते हैं, पर्सन, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। ये 3 राइट्स हमारे जनरली डिस्कस होते हैं। इसके बाद में क्या है, पब्लिक राइट।
includes those rights which belong to a man in common to the member of the state generally. स्टेट के जो भी उस लोकेशन के जो भी मेंबर्स हैं जनरली, उन सबको ही वो बिलोंग करता है। वो उस स्टेट की गली है, उस स्टेट की रोड है, उस स्टेट का हाईवे है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। उस स्टेट का पार्क है, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्राइवेट राइट और पब्लिक राइट, इन दोनों का यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन बताया गया है, लीगल राइट की डेफिनेशन दी है। तो एक तरह से हमने टॉर्ट के इस एस्पेक्ट को, दैट इज़ नेचर, इसको हमने यहाँ पर कंक्लूड किया है। और नेक्स्ट एस्पेक्ट के अंदर हम थोड़ा सा और डीपली जाएंगे इन्हीं एस्पेक्ट को, ये जो लीगल डैमेज है, ये लीगल डैमेज को मैक्सिम्स के साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस लीगल डैमेज के ऊपर डिफरेंट केसेस में डिफरेंट कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स को दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको लेते हैं। तो मेरा नाम आलोक तिवारी है, लॉ जुड एजुकेशन चैनल से, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। थैंक यू।